हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो एक ग्राफ के ऊपर है जिसका नाम है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। रिसेंटली हमने चैनल पे दो सेक्शंस ऐड कर दिए हैं, एक ग्राफ रिलेटेड डिस्कशंस और दूसरा क्लिनिकल केस बेस्ड डिस्कशंस। उसके अलावा रोज एमसीक्यू अपलोड कर रहे हैं, बीच बीच में हम क्विज कॉन्टेस्ट अनाउंस करेंगे और इस सब के नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो अब ग्राफ पे आते हैं। इसका नाम है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। ये एक एक्सपेरिमेंट है या टेस्ट है जो हम करते हैं और ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सो पहली बात यह है कि ये एक प्लॉटेड ग्राफ होने वाला है, ना कि ऑब्टेन्ड ग्राफ। आप इसके डिफरेंस समझिए। एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है वो ऑब्टेन्ड ग्राफ है, मतलब हम स्टिमुलस देते हैं टिश्यू को और फिर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में हमको वो ग्राफिकली वो इवेंट्स नजर आते हैं। ओके, या फिर फ्लो वॉल्यूम लूप्स, दे आर ऑब्टेन्ड ग्राफ्स। जबकि ये जो है ये प्लॉट किया जाता है, मतलब कि हम पैरामीटर्स लेते हैं, एक एक पॉइंट नोट करते हैं, फिर उनको ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट होने वाला है। राइट, दैट्स द पॉइंट नंबर 1। अब क्या इसका कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन भी है या ये ऐसे ही ग्राफ है अपने पास? नहीं, इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन है। हम बात कर रहे हैं एक्साइटेबल टिश्यूज की। जब हम ये ग्राफ बात करते हैं तो हम एक्साइटेबल टिश्यूज और सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, नर्व और मसल मेनली। और तो नर्व और मसल के डिसऑर्डर्स में हमें इसकी यूटिलिटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बेल्स पाल्सी, इसमें फेशियल नर्व इन्वॉल्व है। तो बेल्स पाल्सी के बाद हम ये टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या फेशियल मसल्स की एक्साइटेबिलिटी कितनी कम हुई है या उसमें क्या चेंज आया है। उससे उसका प्रोग्नोसिस का भी पता चलता है। या फिर मसल्स who have lost their innervation, muscles getting denervated, तो हम देखना चाहते हैं कि क्या उसकी एक्साइटेबिलिटी चेंज हो गई है। या कोई चैनलोपैथीज होते हैं, चैनल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें भी ऐसा होता है, आयोनिक फ्लक्सेस अल्टर होते हैं और एक्साइटेबिलिटी चेंज हो जाती है। तो ऐसे क्लिनिकल कंडीशन में हमें इसका यूज होता है, इस ग्राफ का और इस इन्वेस्टिगेशन का। तो चलिए देखते हैं क्या ग्राफ है। सबसे पहले तो ग्राफ का नाम है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, मतलब दो टर्म्स है इसमें, स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन। तो काहे की स्ट्रेंथ और काहे की ड्यूरेशन? स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्साइटेबल टिश्यूज की, तो हम स्टिमुलस अप्लाई करेंगे और वो टिश्यू जो है वो एक्साइट होगी, रिस्पॉन्ड करेगी, मतलब एक्साइट होगी। तो अलग अलग इंटेंसिटीज या स्ट्रेंथ के स्टिमुलस अप्लाई करके हम देखेंगे कि टिश्यू कब कब एक्साइट हो रही है। तो वो है स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। स्ट्रेंथ को हम इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो डिफरेंट इंटेंसिटीज या स्ट्रेंथ्स ऑफ द स्टिमुलस हम अप्लाई करने वाले हैं और देखेंगे कि टिश्यू कैसे एक्साइट होती है। तो वो है स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। और ड्यूरेशन क्या है इस ग्राफ का, मतलब इस पूरे टर्मिनोलॉजी में ड्यूरेशन का मतलब क्या है? ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए वो स्टिमुलस अप्लाई किया, वो हो गया ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस। या फिर कितना टाइम अप्लाई करने पर टिश्यू गॉट एक्साइटेड, तो वो भी ड्यूरेशन कह सकते हो। मतलब टाइम टेकन बाय द टिश्यू टू एक्साइट, दैट टाइम ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन की बात हम कर रहे हैं। मतलब स्टिमुलस आपने इतने टाइम के लिए अप्लाई किया और उस टाइम में वो टिश्यू एक्साइट हो गई, दैट्स द टाइम ड्यूरेशन। ओके, so purpose of this entire graph and the experiment is to measure the excitability of various excitable tissues। और क्योंकि हम स्टिमुलस अप्लाई करने वाले हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा स्टिमुलस के बारे में ही जान लेते हैं। जो स्टिमुलस हम अप्लाई करते हैं उसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर पल्स, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम आप निकालो तो वो इस तरीके से दिखती है, इसलिए उसको रेक्टेंगुलर पल्स कहा जाता है। तो हम डिफरेंट रेक्टेंगुलर पल्सेस अप्लाई करेंगे, पास करेंगे थ्रू द टिश्यू। क्या होता है रेक्टेंगुलर पल्स? तो आप यहां पे देख सकते हो 3 स्टिमुलाई दिखाए हैं। वर्टिकल एक्सिस, इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। तो आप देख सकते हो यहां पे स्ट्रेंथ कम है, फिर ये थोड़ी ज्यादा, ये सबसे ज्यादा है। और आप ये भी देख सकते हो कि इंस्टेंटली इट रीचेस पीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि रैपिडली राइजिंग स्टिमुलस इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड। ओके, तभी वो एक्साइट होगी टिश्यू। सो रैपिडली राइजिंग इंटेंसिटी रीचेस पीक इंस्टेंटली
और फिर कितने देर तक वो अप्लाई किया आपने उसको, वो ड्यूरेशन है। तो आप देख सकते हो यहाँ ज्यादा ड्यूरेशन है, यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ सबसे कम है। तो ये है रेक्टेंगुलर पल्स। फिर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो जीरो होती है इंस्टेंटली। इस तरीके से रेक्टेंगुलर पल्स एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है जो हमें स्टिमुलस के बारे में बता रहा है। और ये जानना जरूरी है कि इसका मतलब है स्टिमुलस की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक है स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस या इंटेंसिटी, और दूसरा है ड्यूरेशन। और स्टिमुलस इज नथिंग बट इंटरप्ले ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज। एक स्टिमुलस क्या होता है? इट इज एन इंटरप्ले, इंटरैक्शन बिटवीन इट्स इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, कि भाई कितनी स्ट्रेंथ है और कितने ड्यूरेशन के लिए आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, और वो यहां पे आपको डायग्रामेटिकली नजर आ रहा है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि ग्राफ कैसे हमें प्लॉट हम कैसे करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, एक तो वर्टिकल एक्सिस पे स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्यूरेशन है। थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि पहले हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखते हैं तो स्ट्रेंथ, और फिर उसका रेस्पॉन्स जो है वो कहाँ कहाँ मिल रहा है, वो ड्यूरेशन मतलब बाय द टिश्यू टू एक्साइट, तो वो यहाँ वर्टिकल एक्सिस पे आ जाता तो थोड़ा आसान होता समझने के लिए। और कोई बात नहीं, कन्वेंशनली हम ऐसे ही करते तो ऐसे ही करेंगे। तो हम वर्टिकल एक्सिस पे स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस है 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 यूनिट्स है, आर्बिट्ररी यूनिट्स मान लेते हैं फिलहाल। सबसे पहले हम एक पार्ट समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किया जाएगा ये एक्सपेरिमेंट, ये ग्राफ कैसे लिया जाएगा। हम एक स्टिमुलस अप्लाई करेंगे ऑफ सर्टन स्ट्रेंथ, एकदम वीक स्टिमुलस स्ट्रेंथ, और उसे पास करेंगे थ्रू द टिश्यू। देखेंगे क्या टिश्यू एक्साइट हो रही है, नहीं हो रही है। थोड़ा और इंक्रीज करेंगे स्टिमुलस स्ट्रेंथ को, अप्लाई करेंगे टिश्यू को, देखेंगे स्टिमुलस टिश्यू एक्साइट हो रही है, नहीं हो रही है। थोड़ा और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, इंटेंसिटी को थोड़ा और इंक्रीज करेंगे, और फिर अप्लाई करेंगे, पास करेंगे थ्रू द टिश्यू। और थोड़ी देर के पास होने के बाद टिश्यू शोज एक्साइटेशन। ये हुआ मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस दैट इज कॉजिंग एक्साइटेशन। यानी इसके नीचे अगर आपकी स्टिमुलस स्ट्रेंथ है तो टिश्यू एक्साइट ही नहीं होती, आप चाहे कितना भी टाइम तक उसको कोशिश करो एक्साइट करने की। तो ये हमें पहली डेफिनेशन देता है जो है रियोबेस। रियोबेस इज मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस that can be passed infinitely through the tissue and the tissue shows excitation. Okay, अब यहां पे टाइम इज नो लिमिट, बस ये एक मिनिमम स्ट्रेंथ है जो आप कितने भी देर तक अप्लाई करो, इन सम टाइम द टिश्यू शोज एक्साइटेशन। इसका मतलब इसके नीचे की कोई भी स्टिमुलस की इंटेंसिटी हो, स्ट्रेंथ हो, तो टिश्यू एक्साइट होने ही नहीं वाली। लेकिन ये एक मिनिमम स्ट्रेंथ है, ये आप अप्लाई करो और देखो, वेट करो, tissue excites. Okay, so that minimum strength which can excite the tissue when the stimulus is passed for infinite period, वो कितना भी टाइम ड्यूरेशन हो परवाह नहीं, लेकिन वो अगर एक्साइट होती है टिश्यू तो हम उसको कहते हैं रियोबेस। तो पहली डेफिनेशन हो गई रियोबेस, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस दैट कैन एक्साइट द टिश्यू व्हेन द स्टिमुलस इज पास्ड फॉर इनफाइनाइट पीरियड थ्रू द टिश्यू। ओके, टाइम मत भूलना, इसमें टाइम का कोई बार नहीं है रियोबेस स्ट्रेंथ में। अब आते हैं ग्राफ की तरफ। हमने चलो एक हाफ यूनिट, आर्बिट्ररी यूनिट से हाफ यूनिट का स्टिमुलस स्ट्रेंथ अप्लाई किया और वेट किया, टिश्यू एक्साइट ही नहीं हो रही है। फिर हम स्टिमुलस स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ाया, 1 यूनिट का किया, ओके, और अप्लाई किया टिश्यू को, 1 यूनिट का स्टिमुलस स्ट्रेंथ अप्लाई किया। हम क्या देखते हैं, 6 मिलीसेकेंड्स के बाद टिश्यू एक्साइट हो रही है। ऑलराइट, तो ये हो गई अपनी रियोबेस स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। इसके नीचे की कोई भी स्ट्रेंथ टिश्यू को कभी भी एक्साइट नहीं कर रही है, नहीं करने वाली है। लेकिन ये स्टिमुलस स्ट्रेंथ है, वो अप्लाई करने पर 6 मिलीसेकेंड्स के बाद टिश्यू शोड एक्साइटेशन। वाओ, तो हमको मिल गया रियोबेस स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस।
अब हम बढ़ाते जाएंगे, मैं वजह बताऊंगा आपको कि हम क्यों बढ़ाएंगे। 1.5 टाइम्स करेंगे इसको, 1.5 टाइम्स मतलब यूनिट 1.5 है, और देखते हैं कि अभी तो 3 मिली सेकेंड्स में ही एक्साइट हो रही टिश्यू। ओके, फिर डबल करेंगे रियोबेस स्ट्रेंथ, ये रियोबेस स्ट्रेंथ वाज 1 यूनिट, तो उसका डबल करके अप्लाई करेंगे और देखते क्या है, अब तो 1 ही मिली सेकेंड में टिश्यू एक्साइट हो रही है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग स्टिमुलस स्ट्रेंथ अप्लाई की, देखा कि कितनी टाइम में टिश्यू एक्साइट हो रही है, और ये पॉइंट्स हमें मिले। अब ये पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और मिल गई हमारी स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर ये है हमारी स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। ओके, थोड़ा क्लियर करते हैं इसको। ऑलराइट, ये है हमारी स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, मिल गया हमारा ग्राफ। अब ये ग्राफ मिला है और हमें बाकी की भी चीजें इससे पता चलने वाली है। सबसे पहले तो रियोबेस स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस, ओके, दैट इज 1 यूनिट, इन दिस केस इट इज 1 यूनिट। जब ये अप्लाई किया तो टिश्यू 6 मिली सेकेंड्स के बाद एक्साइट हुई, 6 मिली सेकेंड्स तक आपने अप्लाई किया इसको। ओके, तो स्टिमुलस स्ट्रेंथ वाज लेस एंड इट वाज अप्लाइड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, 6 मिली सेकेंड्स। तो एक रेक्टेंगुलर पल्स मैंने यहां दिखा दिया। और दूसरा, यहां पे अब क्या करते हैं, हम स्टिमुलस स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं रियल पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन के ऊपर। हमारा पर्पस क्या था, टू मेजर द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द टिश्यू, बराबर। कैसे मेजर करेंगे? अब देखो, अब आप अगर रियोबेस स्ट्रेंथ स्टिमुलस अप्लाई करते हो, मिनिमम स्ट्रेंथ, और वेट करते हो कितना टाइम लेता है टिश्यू टू एक्साइट, और बहुत टाइम के बाद टिश्यू एक्साइट हो रही है, ये बहुत इनकन्वीनियंट है। ओके, उतना वेट करना पड़ेगा आपको। तो अब क्या करते हैं, इंस्टेड हम डबल द रियोबेस स्ट्रेंथ का स्टिमुलस अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कितने टाइम में टिश्यू एक्साइट हो रही है। डबल द रियोबेस से एक्साइट तो होनी है, रियोबेस इज द मिनिमम स्ट्रेंथ, तो उसके ऊपर हर स्टिमुलस स्ट्रेंथ को टिश्यू एक्साइट होने वाली है। तो हमने डबल कर दिया, रियोबेस से डबल कर दिया स्टिमुलस का स्ट्रेंथ, वो अप्लाई किया और देखा कि कितने टाइम में टिश्यू एक्साइट हो रही है। जैसे यहां पर 2 इंटू रियोबेस अप्लाई करने पर 1 ही मिली सेकेंड में टिश्यू एक्साइट हो गई। यहां पर मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो हम वो टाइम मेजर करते हैं और वो टाइम कहलाता है क्रोनैक्सी। क्रोनैक्सी, सो देयरफॉर क्रोनैक्सी is the time taken by the tissue to excite when the stimulus strength is double the रियोबेस। फिर से आप रिपीट करो, क्रोनैक्सी इज द टाइम। मैं क्यों कह रहा हूं पता है, हम वाइवा में पूछते हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज क्रोनैक्सी, और बच्चे एकदम लूजली कहते हैं इट इज डबल द रियोबेस। नो, रियोबेस इज द स्टिमुलस स्ट्रेंथ और डबल द रियोबेस इज ऑल्सो स्टिमुलस स्ट्रेंथ, बट क्रोनैक्सी मीन्स व्हाट? Chronaxy means time taken by the tissue to excite. फिर से रिपीट कर रहा हूं, Chronaxy is the time taken by the tissue, duration, time taken by the tissue to excite when the stimulus strength is 2 into रियोबेस। ओके, तो ये आप याद कर सकोगे, इसको ग्राफ में भी देख सकोगे कि हमने स्टिमुलस स्ट्रेंथ बढ़ाया। अब रेक्टेंगुलर पल्स कैसे दिखेगा, स्टिमुलस स्ट्रेंथ हमने डबल कर दिया और शॉर्ट टाइम में टिश्यू वाज एक्साइटेड। ओके, तो देखो ये 2 स्टिमुलाई, उनका इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। ओके, ऑलराइट। तो क्रोनैक्सी और रियोबेस, ये 2 डेफिनेशंस है इस ग्राफ में, या उल्टा कह लो, रियोबेस एंड क्रोनैक्सी। और ग्राफ में आप कैसे दिखा सकते हो, तो ये मिनिमम स्ट्रेंथ है जिसने एक्साइट किया है टिश्यू को, तो रियोबेस रियोबेस स्ट्रेंथ, एंड क्रोनैक्सी ये टाइम, दिस टाइम, ये टाइम टेकन बाय द टिश्यू टू एक्साइट व्हेन द स्टिमुलस स्ट्रेंथ वाज
टू इंटू रियोबेस, यहां पर हमने ये स्टिमुलस स्ट्रेंथ थी तो इतने टाइम में वो एक्साइट हुए, इतने, दैट इज क्रोनैक्सी। ओके, और एक है डेफिनेशन यूटिलाइजेशन टाइम, टाइम टेकन बाय द टिश्यू टू एक्साइट व्हेन द स्टिमुलस स्ट्रेंथ इज सिंगल रियोबेस, यानी सिंगल रियोबेस अप्लाई करने पर कितना टाइम लगा है, ये पूरा टाइम लगा हुआ है, तो वो है यूटिलाइजेशन टाइम 6 मिलीसेकंड का। सो दिस इज यूटिलाइजेशन टाइम, ये पूरा टाइम। ओके, और ये था रियोबेस स्ट्रेंथ। ऑलराइट, तो 3 डेफिनेशंस हो गई, और ग्राफ कैसे आता है वो भी समझ में आ गया। एक बात जस्ट ऐड कर दूं जो यू नो आपको फिजियो प्लस प्लस की तरह काम आएगा। आप ये ऐड कर दो तो आपके मार्क्स एनहांस हो जाएंगे, और टीचर्स भी पूछेंगे कहाँ से पढ़ा। ये कर्व शिफ्ट टू द राइट हो सकती है क्या, शिफ्ट टू द लेफ्ट हो सकती है क्या, हो सकती है। एक्साइटेबिलिटीज गेट अल्टर्ड, और अगर आप कहते हो द कर्व हैज शिफ्टेड टू द राइट, ऐसे राइट वर्ड शिफ्ट हो गई है, इसका मतलब कि टिश्यू की क्रोनैक्सी इंक्रीज हो गई है। देखो, क्रोनैक्सी इज टाइम टेकन बाय द टिश्यू टू एक्साइट। ओके, और कोई टिश्यू 1 मिलीसेकंड में एक्साइट हो रही है, अब 2 मिलीसेकंड्स ले रही है, टाइम इंक्रीज हो गया, क्रोनैक्सी लॉन्ग हो गई, इसका मतलब कि उसकी एक्साइटेबिलिटी कम हो गई है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं रिपीट करूंगा फिर से एक बार। क्रोनैक्सी इज द मेजर ऑफ एक्साइटेबिलिटी, एंड शॉर्टर द क्रोनैक्सी मोर एक्साइटेबल इज द टिश्यू। शॉर्टर द क्रोनैक्सी मतलब इट इज एक्साइटिंग इन लेस ड्यूरेशन, लेस टाइम टेकन टू एक्साइट, मतलब मोर एक्साइटेबल है ना, जल्दी से एक्साइट हो रही है। तो क्रोनैक्सी कम मतलब टिश्यू ज्यादा एक्साइटेबल है। तो जब मैं कहता हूं कि राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब आप देख सकते हो ग्राफ में कि ये 2 रियोबेस को अब क्रोनैक्सी ये इस लाइन से अगर जा रही है तो मतलब 3 मिलीसेकंड्स इंस्टेड ऑफ 1 मिलीसेकंड्स, इसका मतलब कि क्रोनैक्सी लॉन्ग हो गई है, मतलब अब टिश्यू लेस एक्साइटेबल हो गई है। और ये होता है कई सारे क्लिनिकल कंडीशंस में। और अगर उसका उल्टा, अगर शिफ्ट टू लेफ्ट है, इसका मतलब क्रोनैक्सी कम हो जाएगी, मतलब टिश्यू हैज बिकम मोर एक्साइटेबल। कुछ कंडीशंस में ऐसा हो भी सकता है, मैंने जैसे कहा कि हाइपोकैल्सेमिया है, टिटनी है, या ऐसी कंडीशंस में टिश्यू में बिकम मोर एक्साइटेबल, इट एक्साइट्स इन लेस टाइम। ओके, राइट, सो दैट्स द क्रोनैक्सी। और फिर एक बार कह रहा हूं, आपके वाइवा में प्लीज ये आंसर मत देना, व्हाट इज क्रोनैक्सी, डबल द रियोबेस। रॉन्ग। Chronaxy is the time taken by the tissue to excite when the stimulus strength is double the Reobase, all right, and it's a measure of excitability. अब देखते हैं टिश्यूज की एक्साइटेबिलिटी, क्रोनैक्सी क्या क्या है। बेस्ड ऑन द क्रोनैक्सी ऑफ द वेरियस टिश्यूज, माइलिनेटेड नर्व, सबसे पहले तो मैं कंपेयर कर रहा हूं नर्व और मसल की क्रोनैक्सीज। उसमें नर्व की क्रोनैक्सी कम होती है, मसल्स की क्रोनैक्सी थोड़ी ज्यादा है, लॉन्गर है। इसका मतलब क्या हुआ, नर्व्स आर मोर एक्साइटेबल कंपेयर टू मसल। पॉइंट नंबर 1, नर्व में भी माइलिनेटेड नर्व की क्रोनैक्सी शॉर्टर है कंपेयर टू अनमाइलिनेटेड नर्व। इसका मतलब क्या हुआ, माइलिनेटेड नर्व इज मोर एक्साइटेबल कंपेयर टू अनमाइलिनेटेड नर्व। मसल में, अगर मैं मसल में कंपेयर करूं तो स्केलेटल मसल की सबसे शॉर्टर है क्रोनैक्सी, उसके बाद कार्डियक मसल, उसके बाद स्मूथ मसल। ओके, और स्केलेटल मसल के अंदर भी पेल फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स जो है, मतलब फास्ट ग्लाइकोलिटिक, फास्ट ट्विच फाइबर्स, उनकी क्रोनैक्सी शॉर्टर है कंपेयर टू रेड, मतलब स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स। ओके, तो ये है लेट्स से डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रोनैक्सीज, इन द सेंस कि सबसे मोस्ट एक्साइटेबल टू लेस एक्साइटेबल, लीस्ट एक्साइटेबल, ये ऑर्डर हो गई, या कह लो शॉर्टेस्ट क्रोनैक्सी टू लॉन्गेस्ट क्रोनैक्सी, ये ऑर्डर हो गई। ओके, तो ये एक्साइटेबिलिटी कंपेयर कर ली हमने टिश्यूज की। तो फाइनली एक और पॉइंट ऐड कर दूं, विच इज द मोस्ट एक्साइटेबल सेल इन द बॉडी। मैं सेल कह रहा हूं। ओके, और बात यह है कि नर्व और मसल में हमने कंपेयर किया, वही तो मेन एक्साइटेबल टिश्यूज है। क्या उसके अलावा भी कोई एक्साइटेबल सेल्स या टिश्यूज है बॉडी में? है। रिसेप्टर्स इन द स्किन, दे आर एक्साइटेबल टिश्यू सेल्स, वो मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन दिखाते हैं।
या कह लो कि और पैंक्रियाटिक बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीशन करने के पहले वो डीपोलराइज होती है, उसकी मेम्ब्रेन एक्साइट होती है। या कह लो हेयर सेल इन द लैबिरिंथ, हेयर सेल इन द लैबिरिंथ इज सेड टू बी द मोस्ट एक्साइटेबल सेल। और पता है क्यों? ये बहुत ही यूनिक सेल है, बहुत यूनिक सेल है। देखो बाकी सारे सेल्स है ना, आप नर्व को देखते हो, नर्व में क्या होता है, अंदर RMP -70 और बाहर 0, मसल अंदर -90 और बाहर 0। सब सेल्स के बाहर 0 मिलीवोल्ट पकड़ा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अंदर की तरफ कोई एक नेगेटिव पोटेंशियल है, और उसकी वजह से क्या होता है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है। यहां पे 70 मिलीवोल्ट्स है, यहां पे 90 मिलीवोल्ट्स है, 70 90 ये रेंज है। अब आप हेयर सेल का देखो, हेयर सेल इज उसके अंदर का पोटेंशियल -70 है, एंड हेयर सेल इज सराउंडेड बाय एन ECF विच इज कॉल्ड एज एंडोलिम्फ। और ये एंडोलिम्फ की खासियत ये है कि वो ECF है, लेकिन उसका पोटेंशियल 0 नहीं, +80 मिलीवोल्ट्स है एक्सेस पोटेशियम आयंस की वजह से। तो आप देख सकते हो अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन वोल्टेज इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कितना हुआ, +80 से लेके -70 तक। 80 0 -70 कितना हुआ, 150 मिलीवोल्ट्स, हाईएस्ट, कोई कंपैरिजन ही नहीं किसी दूसरे सेल के साथ। और क्योंकि ये इतना हाई ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है, इट फेवर्स द मूवमेंट ऑफ कैटायंस, और इसलिए पोटेशियम जो बाहर ज्यादा है एक्चुअली इस सेल के लिए, वो जल्दी जल्दी अंदर जा सकता है। ये सेल मोस्ट एक्साइटेबल सेल कहलाती है। ओके, फाइनली क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस एंटायर एक्सपेरिमेंट, मैंने शुरुआत में कहा डीनर्वेटेड मसल है, और कई बार डीनर्वेटेड टिश्यू जो है वो डीनर्वेशन सुपर सेंसिटिविटी दिखाते हैं, मोर एक्साइटेबल होते हैं, तो स्पॉन्टेनियसली ट्विचिंग्स आते हैं, फैसिकुलेशंस आती है, पॉसिबल है, तब आप चेक करोगे। या डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स है, तब आप चेक करना चाहोगे कि क्रोनैक्सी क्या अल्टर हुई है, माइलिन जाने की वजह से क्रोनैक्सी कम हुई है, टिश्यू बिल्कुल ही एक्साइटेबल नहीं है, नमनेस आ रहा है, नर्व्स कंडक्ट नहीं कर पा रही है बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर एक्साइटेबिलिटी। या चैनलोपैथीज जैसा मैंने कहा, उसमें भी ये पॉसिबल है, चैनल के आयंस के फ्लक्सेस जो है वो अल्टर हो जाते हैं, एक्साइटेबिलिटी चेंज हो जाती है। या फिर जैसा मैंने कहा बेल्स पाल्सी में, जैसे ही बेल्स पाल्सी होती है उसके बाद फेशियल मसल्स और उनकी एक्साइटेबिलिटी चेक की जाती है, और उससे प्रोग्नोसिस का खास करके पता चलता है। तो इन शॉर्ट दिस वाज द रियोबेस एंड क्रोनैक्सी। इस प्रैक्टिकल के लिए आपको ये 2 या 3 डेफिनेशंस ही याद रखनी पड़ती है, उतना ही पूछा जाता है, व्हाट इज रियोबेस, व्हाट इज क्रोनैक्सी एंड व्हाट इज यूटिलाइजेशन टाइम, एंड this in short is the strength duration curve.